मित्रों, नमस्कार। अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जिस प्रकार मनमाने तरह से इधर उधर भाग रही है, इसकी सारी दुनिया में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मजाक में कहा जा रहा है कि मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया, उसे पता नहीं किसी जैविक प्राणी ने कुछ समझा या नहीं समझा, लेकिन ट्रेन की तरह की एक अजैविक चीज ने जरूर उसे आत्मसात किया है और वे अब अपनी मनमानी दिशा में दौड़ने लगी है। उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अनोखा दृश्य है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोदी जी को, उनकी सरकार को, उनके रेल मंत्रालय को इस बात की चिंता भी नहीं है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। कहीं की ट्रेन कहीं चली जा रही है। 40 से भी ज़्यादा ट्रेनों के बारे में ये समाचार इस प्रकार के आए हैं। 80-80, 90-90 घंटे की देरी से चल रही है। और जिस प्रकार की दुर्दशा इन ट्रेनों में मजदूरों की हो रही है, किसी को जानना हो तो रवीश कुमार के देश की बात प्राइम टाइम के कार्यक्रमों को देख ले, पता चल जाएगी कि किस प्रकार से जानवरों की तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के मामले तो बिल्कुल ताक पर रख दिए गए हैं। जिस प्रकार से रवीश कुमार के कल के कार्यक्रम में दिखाया गया था कि माल की तरह ट्रेन के डब्बों में लोगों को लाद दिया गया है। और उधर पीयूष गोयल अपने ट्विटर अकाउंट से ट्रेनों में किस प्रकार से, इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, इसके रोज चित्र जारी कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प है। गौर करने लायक कि ऐसे समय में वो पीयूष गोयल एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कल्पना नहीं की जा सकती कि वह अपने ट्विटर अकाउंट से आधुनिक संगीत, नए नए प्रकार के संगीत के लिंक को शेयर कर रहा है, जैसे गुनगुना रहा है। नीरो की एक नई प्रजाति जैसे सामने आ गई है। पूरी की पूरी सरकार लगता है उसी मोड में है। पता नहीं कौन सी मस्ती इन पर छाई है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। आज के अखबारों में ममता बनर्जी के एक बयान से इसका एक उत्तर किंचित अर्थ में मिलता है, जब वे कह रही है कि ऐसा आप ये ट्रेनों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मनमाने तरीके से भेज करके राजनीति की जा रही है। जो ट्रेन दक्षिण बंगाल के एक सबसे बड़े स्टेशन हावड़ा में आने वाली थी, उन ट्रेनों को भेज दिया गया उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में। एक कोने के बजाय बंगाल के एक कोने के बजाय बंगाल के दूसरे कोने में, और उसमें भी वही जानवरों की तरह मजदूरों को लाद करके सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों की बिना परवाह किए। तो ममता बनर्जी कह रही थी कि क्यों हमें परेशान किया जा रहा है। क्वारंटाइन की व्यवस्था एक जगह है और संक्रमित लोगों को एक जगह भेज दिया जा रहा है संगठित रूप में। इस तरह से सब जगह फैला करके संक्रमण को फैलाने की जो एक सुचिंतित कोशिश दिखाई दे रही है, ये शुद्ध राजनीति है। और उन्होंने यही कहा है कि क्यों हमें इस प्रकार से, हमारे से राजनीतिक बदला इस प्रकार से लिया जा रहा है कि पूरे बंगाल की जनता के जीवन के साथ खेला जा रहा है। पता नहीं कुछ ऐसा ही मकसद बिहार के मामले में भी हो सकता है। बिहार में भी 30-40 घंटा देरी से
और मनमाने तरीके से रेलें पहुंच रही है, ये श्रमिक ट्रेन, स्पेशल ट्रेनें, और इनमें इसी तरह से लोग लदे हुए। बिहार में चूंकि इसी साल चुनाव है, तो मुमकिन है कि बिहार में कोरोना को लेकर ऐसी विकट स्थिति पैदा करने की कोई इनकी साजिश हो कि जिससे नीतीश कुमार को दबाव में लिया जा सके और आने वाले चुनाव के वक्त उससे बेहतरीन कोई अपने पक्ष में सौदेबाजी कर सके। कहते मतलब कि क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है हमारे देश में जिसके किसी भी इरादे पर आप फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं समझ सकते। ये क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, इनके बीच में बहुत बड़े गैप्स रहते हैं। इसीलिए यह अकल्पनीय है, रेलों का इस प्रकार भागना, इस प्रकार चौतरफा। आज परिस्थिति क्या हो गई है, तेजी के साथ, वैसे सिर्फ रेलों के जरिए ही नहीं, जब मजदूर अपने घरों पर तमाम रास्तों से निकल पड़े थे, सैकड़ों मील की दूरी तय करके वे अपने घर पहुंच रहे थे, तब भी वे अपने साथ संक्रमण को ले जा ही रहे थे। और आज स्थिति ये हो रही है कि 14 दिन पहले जो 75,000 संक्रमित केस थे, वे 14 दिन में 1.5 लाख पर पहुंच गए। और यदि इसी प्रकार, इसी गति से यह सब चलता रहा तो सामान्य गणित के अनुसार ही यह 1.5 लाख की संख्या दिसंबर के अंत तक जाते जाते 50 करोड़ को पार कर जाएगी। हमारी इस बात पर कोई हंस सकता है कि इतना साधारण गणित शायद हर मामले में लागू नहीं होता है, और ये संभव भी है क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में देखा जा रहा है कि एक पीक के बाद क्रमशः ढलान का रास्ता भी दिखाई देता है, लेकिन पीक ऐसे ही नहीं आ जाता है। कर्व फ्लैटन ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए सरकारों को प्रयत्न करने पड़ते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में, तमाम चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, यह विषाणुओं के भरोसे, कोरोना के वायरस के भरोसे इसे नहीं छोड़ा जा सकता है कि वो अपने आप बढ़ जाए, अपने आप अपनी शक्ति को खो देगा। ऐसा है नहीं, होगा नहीं। और इसके लिए प्रयत्न जो करने चाहिए, जिस प्रकार से आपकी चिकित्सा सुविधा में सुधार के, वो उस प्रकार की कोई कोशिशें नहीं दिखाई दे रही है। आज अमेरिका ने या यूरोपीय देशों में, उनके पास बेशुमार आर्थिक शक्ति है और वे स्वास्थ्य सुविधाओं वगैरह में विकास भी कर पा रहे हैं साथ साथ। और ख़ास तौर पर जो पीड़ित लोगों को, जो इस बीमारी के कारण से बेरोजगार हो गए, उनको भी मदद पहुंचा पा रहे हैं। अमेरिका में जिस बेरोजगारों को जो मदद दी जा रही है, उसे कहा जाता है कि वहाँ के आम लोगों की औसत आय से वो कहीं ज़्यादा है। तो यह स्थिति अमेरिका और यूरोप के देशों में समझ में आती है। आज वहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात चारों ओर की जाने लगी है, लेकिन क्या यह चीज़ भारत में, लैटिन अमेरिका के देशों में संभव है? अमेरिका के पद चिन्हों पर चल रहा है वो ब्राज़ील का जैरो बोल्सोनारो, ब्राज़ील का राष्ट्रपति, एक भ्रष्ट और तानाशाह बना हुआ राष्ट्रपति। और उसने क्या स्थिति पैदा कर दी है ब्राज़ील में? आज अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ब्राज़ील में संक्रमित लोगों की संख्या है। अमेरिका में संक्रमित रोगियों की संख्या 17 लाख को पार कर चुकी है, 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दूसरे नंबर में ब्राज़ील है, जहाँ 4,20,000 संक्रमित रोगी हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 25,000 को पार कर चुकी है।
और जिस तेजी से वहाँ ये फैल रहा है, कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है कि उसमें कोई नियंत्रण होगा। और वहाँ का राष्ट्रपति लॉकडाउन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा था पिछले दिनों, रास्ते में उतरा हुआ। उसके परिणाम सामने है। आज हमारे यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ स्थिति यह है कि जिस समय ये कोरोना का संकट पैदा हुआ, उसके पहले से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी। बेरोजगारी अपने चरम 45 साल में सबसे चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। कल कारखाने, उद्योगों का विकास रुका हुआ था। तो ऐसे समय में जब कोरोना की चुनौती पैदा हुई तो सोचने की जरूरत थी इस बात की कि इससे निपटने का रास्ते के आर्थिक परिणामों को कैसे आप अपने दिमाग में नहीं लेते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि यह जो परिस्थिति है, इससे जाहिर होता है जिस प्रकार से लॉकडाउन को अपनाया गया, जिस तरीके से घोषित किया गया 4 घंटे की नोटिस पर, उससे पता चलता है कि सरकार के पास देश काल का कोई बोध ही नहीं है। काल की चुनौती, एक सामान्य जो चुनौती है कोरोना की चुनौती, और देश का अर्थ था कि वो हमारे चुनौती हमारे सामने किस प्रकार मूर्त रूप में आती है, हम उसे देख पा रहे हैं या नहीं, और उसके अनुसार अपने देश की ठोस परिस्थितियों को देखते हुए हम निर्णय लेते हैं। जब पहले से ही आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी तो उस समय में लॉकडाउन करते वक्त आपके दिमाग में वो सारी चीजें होनी चाहिए थी। आपके पास प्रवासी मजदूरों की और पहले से बंद हो रहे उद्योगों के संकट की पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, और उससे ध्यान में रखते हुए आपको कोई कदम उठाना चाहिए था। हालांकि अब सरकार की ओर से अभी भी जो संवाददाता सम्मेलन वगैरह किए जा रहे हैं, उनमें रोज लॉकडाउन के गुणगान कर रहे हैं। लॉकडाउन अगर नहीं होता तो अभी तक लाखों लोग मर गए होते, क्या नहीं हो जाता, क्या नहीं होता। लॉकडाउन से कोई इनकार नहीं करता, लॉकडाउन एक तरीका है, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे जो फॉलआउट्स है उससे भी मद्देनजर रखते हुए काम करने की जरूरत थी। लेकिन वो बोध ही नहीं था। जिस समय कोरोना की चुनौती पैदा हुई, उसके ठीक पहले की अगर आप पूरी पृष्ठभूमि को देखें तो समझ में आता है कि क्यों मोदी ने 4 घंटे की नोटिस में लॉकडाउन की घोषणा की। जब मोदी का यह दूसरा टर्म 2019 के चुनाव के बाद शुरू होता है, तभी जैसे कि उन पर एक भूत सा सवार हो गया था अपनी सत्ता के प्रदर्शन का। वो जो चीजें कहते हैं कि संघी विक्षिप्तता, वो जैसे पूरी तरीके से नग्न रूप में सामने आने लगी थी। सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के प्रसंग पर इन्होंने फैसला किया। उसके बाद कश्मीर में धारा 370, और उसके बाद उसके साथ ही इन्होंने नागरिकता के विषय पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, जिसमें कहा गया कि बाहर से आने वाले भारतीयों को, अन्य सभी भारतीयों को यहाँ नागरिकता दी जाएगी सिवाय मुसलमानों के। ये सारे कदम मुसलमानों को केंद्र में रखकर किए गए। और जब नागरिकता कानून के विरुद्ध पूरे देश में मुस्लिम, गैर मुस्लिम तमाम लोगों ने आंदोलन शुरू किए, तो उसी समय में इन्होंने दिल्ली का वो दंगा, जिसे गुजरात के 2002 के प्रयोग की एक पुनरावृत्ति के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही देखा जाता है, वो हमने देखा, जिसके कारणों पर आज भी कोई जांच नहीं की गई है। तो यह जो समय, और उसी के बीच में जो आरएसएस के एजेंडा का जो एक और मुद्दा, राम जन्मभूमि का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दिया। मनमाने तरीके से, बिल्कुल स्वेच्छाचारी तरीके से उन्होंने उस भूमि को, जैसे कि कोई भारत में सेकुलर स्टेट ना हो, कोई धर्म आधारित राज्य हो, उसके अनुसार जो है उस जमीन को
बहुसंख्यक समुदाय को सौंप दिया गया। तो ये जो परिस्थिति थी जिसमें मोदी पर एक भूत सवार था अपनी सत्ता के प्रदर्शन का, उसी समय कोरोना की चुनौती पैदा हुई। और जाहिर है कि उस चुनौती में विवेक तो इनका पहले से ही अपने धुरी से हट चुका था, और इन्होंने चुनौती के सारे प्रसंगों को देखते हुए जो समझ में आया कि अपनी शक्ति का कैसे प्रदर्शन किया जाए, तो 4 घंटे की नोटिस में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, और जब परिस्थितियां इतनी जटिल कर दी कि करोड़ों लोग अपनी विभिन्न जगहों पर फंस के रह गए। अगर सुनियोजित ढंग से यह काम किया जाता तो बहुत बड़ी आज जो मुसीबत जो पैदा हुई है उससे बिल्कुल आसानी से निपटा जा सकता था, लेकिन इन्हें इस बात का बोझ ही नहीं था। तो यह जो स्थिति है, यह पता चलता है कि किस प्रकार के ताकतों ने आज हमारे देश को अपने कब्जे में कर रखा है, और ये कहाँ ले जाएंगे। अगर अमेरिका के रास्ते पर ये चले, यदि ये ब्राज़ील के बुर्जरानों के रास्ते पर चले, तो आगे हम समझ पा रहे हैं कि जिस बात की हम आशंका कर रहे थे कि दिसंबर के अंत तक ये संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या 50 करोड़ को पार कर जाएगी, तो वो कोई बिल्कुल आधारहीन बात नहीं है, वो बिल्कुल संभव हो सकता है भारत में। पहले भी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा और के काल में दुनिया के दूसरे जगहों पर पैदा हुआ, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, और उसकी वजह भारत की अपनी कुछ समस्याएं हैं, अपनी जटिलताएं हैं। हमारे देश की आबादी का स्वरूप सब कुछ है, हमारे सामने गरीबी की सबसे बड़ी चुनौती, और उसमें आज इस प्रकार से आप मनमाने तरीके से काम करना, राहत पैकेज के नाम पर जो मजाक हुआ, इस पर हम पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो इनका आत्मनिर्भरता का नारा और इसके बाद सारी चीज़ों से हट जाना, कोई सब सरकार ने जैसे सब कुछ नियंत्रण खो दिया है और उसी में मस्त हो जाना, यह जो और उसी में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के रास्तों को निकालने की कोशिश करना बहुत शर्मनाक है। और पता नहीं ये कहाँ ले जा के पटकेंगे, लेकिन अभी से हमारे देश के कोने कोने से कोरोना के इलाज के बारे में जो कहानियाँ आने लगी है, वो इलाज नहीं, जैसे कि किसी गैस चैम्बर में लोगों को डाल देने की कोशिश हो रही है। अगर किसी को किसी अस्पताल में ले जाया जाता है, ऐसी कहानियाँ आ रही है, तो वो कब कैसे दम तोड़ देता है, किसी को कोई सूचित नहीं किया जाता है। और ये सब महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक और सब तरफ इस प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिल रही है। तो ये जो परिस्थिति है, इस बीमारी की गंभीरता को शुरू में ही न समझना, ताली थाली बजा करके इसके दूर करने की कल्पना करना, सब मूर्खतापूर्ण बातें, और उसके बाद यह जो आचरण, यह जो नीरो वाला आचरण, बंसी बजाते रहना जब रोम जल रहा था, तो यह जलते हुए रोम में बंसी बजाने वालों की सरकार, आज उसका एक प्रतीक है ये पीयूष गोयल नामक तत्व। हालांकि मोदी जी खुद भी वैसे ही लगते हैं। पता नहीं कब ये संभव है कि अभी जब लॉकडाउन हटाने का इन पर भूत सवार हुआ है, तो बोर्जरानों की तरह ये भी कोई लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन में उतर पड़े, ये बातें करने लग जाए जैसे कि लॉकडाउन जो इन्होंने लागू नहीं किया, किसी और ने लागू किया। तो ये जो स्थितियां है, एक प्रकार के तुगलकी शासन की जो परिस्थितियां, इसकी जो कीमत हमारे देश को चुकानी पड़ेगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। हम तो, क्योंकि ये पूरी तरीके से
बदहवास सरकार है और इसके किसी भी कदम के बारे में कुछ पहले से अनुमान करना बहुत मुश्किल है। इसके सारे भक्तजन जो है वो लगे हुए हैं तमाम प्रकार की गंदगी को करने में, और राजनीतिक इस कोरोना के संकट से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनकी सारी कोशिशें चल रही है। हमने देखा जमात का मसला उठाया इन्होंने, उसमें भी वही हिंदू मुस्लिम, और आगे पता नहीं और क्या क्या करेंगे। तो ये जो स्थिति है इसके बारे में बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, और इनके एक एक चीज़ को, इनके एक एक कारनामों को पूरी तरीके से एक्सपोज करते रहने की ज़रूरत है। आँख बूंद करके इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता, इनके भरोसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता। नमस्कार।